एक राजा की उसी के महल में हत्या कर दी जाती है और हत्याकांड में महारानी और राजपरिवार के कुल 9 लोगों की हत्या और हत्यारा खुद क्राउन प्रिंस। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य नेमा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। आज की तारीख है 1 जून और इसी रोज़ साल 2001 में नेपाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने नेपाल में राजशाही का भविष्य पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नेपालीज रॉयल फैमिली मैसेकर की आधिकारिक जांच हमें बताती है कि 1 जून की रोज़ काठमांडू के नारायण हिती महल, जो कि राजा का आधिकारिक निवास है, उसी के त्रिभुवन सदन में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने एक पार्टी रखी जिसमें पूरा राजपरिवार रात्रि भोज के लिए इकट्ठा हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी शाही कार्यक्रम में महाराज को रिसीव करने मेज़बान का होना ज़रूरी है, पर इस शाम ये प्रोटोकॉल टूटा और नशे में धुत राजकुमार दीपेंद्र अपने कमरे में ही रहे। कुछ देर बाद वो अपनी सेना की वर्दी पहनकर बिलियर्ड्स हॉल में पहुँचे, जहाँ महाराज बीरेंद्र बिलियर्ड्स के शॉट आजमा रहे थे। उन्होंने अपनी MP5 के सब मशीन गन से छत में कुछ गोलियां दागीं। यह देख महाराज बीरेंद्र ने इसे एक बचकाना शौक समझ अपने कोक के गिलास को पीना जारी रखा, पर अगले ही पल युवराज दीपेंद्र ने अपनी गोली को अपने ही पिता पर तान दिया और उन्हें 3 गोलियां मारी। इसके बाद उन्होंने अपने घर वालों पर भी गोलियां दाग दी। उनका आखिरी शिकार उनकी खुद की माँ महारानी ऐश्वर्या बने, लेकिन इससे पहले उनके छोटे भाई राजकुमार निरंजन ने अपनी मां की रक्षा में खुद के शरीर को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हत्या के साथ ही उनकी मां दीपेंद्र की गोली के सीध में आ गई। इसके बाद राजकुमार दीपेंद्र ने खुद को भी सर में गोली मारी और वहीं बेहोश हो गए। एक तरह से पूरा राजपरिवार मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा था। कुछ ही पल में राजपरिवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां महारानी ऐश्वर्या को पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया और कुछ ही देर में महाराज बीरेंद्र और उनके छोटे बेटे निरंजन इलाज के दौरान ही मारे गए। पर राजकुमार दीपेंद्र अब भी जिंदा थे, लेकिन वो कोमा में जा चुके थे। अगले रोज़ नेपाल रेडियो पर राजपरिवार की मृत्यु की घोषणा हुई, पर कोई नहीं जानता था कि इस नरसंहार का दोषी कौन था। अगली शाम नेपाल अपने लोकप्रिय शासक के अंतिम यात्रा में मानो उमड़ पड़ा था। सड़कों पर लोगों के हुजूम थे, लोग रो रहे थे। लोगों के मन में अपने राजा के लिए बहुत ज़्यादा शोक था और यहाँ तक कि कुछ नौजवानों ने अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपने सिर तक मुड़वा लिया। जल्द ही युवराज होने के नाते राजकुमार दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया जाता है, पर उनके कोमा में होने के कारण स्वर्गवासी महाराज बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को कार्यवाहक महाराज नियुक्त किया जाता है। पर 3 रोज़ बाद 4 जून की सुबह महाराज दीपेंद्र की मृत्यु हो जाती है और अब कार्यवाहक महाराज ज्ञानेंद्र पूरी तरह से राजगद्दी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन नेपाल की आम जनता ज्ञानेंद्र को अयोग्य मानती थी। उनके लिए ज्ञानेंद्र एक ऐसे शासक थे जो कि दिन और रात नशे में धुत रहते और प्रजा के साथ भेदभाव करते। लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से अलग होकर अगर हम देखें तो आम नेपाली नागरिकों और कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस जांच में कई ऐसी बातें हैं जो इस कहानी को गलत साबित करती हैं। सवाल यहाँ तक उठते हैं कि जब हर शाही भोज में पूरा शाही परिवार एक साथ होता था, तो उस शाम राजकुमार ज्ञानेंद्र पोखरा में क्यों थे? जी हाँ, वही ज्ञानेंद्र जिनको बाद में कार्यवाहक राजा बनाया गया और दीपेंद्र की मृत्यु के साथ पूर्ण महाराज बने। इस पूरे नरसंहार में क्यों राजकुमार ज्ञानेंद्र का परिवार जीवित बचा, और अगर ये नरसंहार राजकुमार दीपेंद्र ने ही किया तो उन्होंने खुद को गोली बाएं सिर में मारी, जबकि वो राइटी थे, और न जाने कितनी ही और सवाल। पर सच जो भी हो, महाराज ज्ञानेंद्र नेपाल के अंतिम शासक साबित हुए। साल 2008 में जनता के विरोध के बाद नेपाल एक गणतंत्र बन गया और उसने अपने संवैधानिक राजशाही का स्टेटस पूरी तरह से छोड़ दिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक जुड़े रहिए दुनियादारी से।